हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, ऐसे ही अच्छे और तंदुरुस्त रहिएगा। सो दोस्तों, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर रिटर्न। इस चैप्टर में मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे सारी मैक्सिमम प्रोविजंस जो है और कि ये हमारे चार्ट में कवर हो जाए। तो आर यू रेडी फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न चैप्टर? यस और नो बोलिए। यस सर। तो आ जाइए यहाँ पे बेटा। अगर एक हम ओवरऑल व्यू ले तो स्टेटमेंट, ओके, जनरली क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट, नॉर्मल रिटर्न और स्पेशल रिटर्न्स, ओके, इस तरह से कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो नाउ स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट सेक्शन 37 आउटवर्ड सप्लाई और सेक्शन 38 इनवर्ड सप्लाई, ओके, दो स्टेटमेंट आपको देने पड़ते हैं। आउटवर्ड सप्लाई के स्टेटमेंट को कहा जाता है GSTR1, जिसमें जो भी आपने सेल किया या ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज या जो भी टाइप का सप्लाई किया है वो सारी डिटेल्स आपको GSTR1 में देनी पड़ती है। नॉर्मली आपको दो स्कीम मिलती है, एक मंथली स्कीम और एक QRMP स्कीम। QRMP स्कीम मतलब क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। अगर आप मंथली स्कीम लेते हो तो आपको GSTR1 में यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट देना पड़ता है, जिसकी डेट होती है ओके नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक, यानी 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आप कभी भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मंथ आप ये GSTR1 दे सकते हो। QRMP स्कीम में भी GSTR1 होता है, पर QRMP स्कीम में GSTR1 क्वार्टरली होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, QRMP स्कीम में GSTR1 क्वार्टरली होता है और वहां पे GSTR1 जो देना पड़ता है वो GSTR1 13 तारीख को देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेना। इन QRMP स्कीम यहां लिख सकते हो, QRMP स्कीम GSTR1 जो है वो GSTR1 13 को आपको देना पड़ता है और 13 तारीख को आपको देना पड़ता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वार्टर। हाँ, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा या हमारे डिस्कशन में कहीं आपने देखा होगा कि 11 तारीख होगी, तो नहीं बेटा, GSTR1 करेक्ट कर लेना। GSTR1 QRMP स्कीम में 13 तारीख को देना पड़ता है। ओके, दूसरी बात होती है IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी QRMP स्कीम, जिसमें हम आगे देखेंगे, और QRMP स्कीम में ओके इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे क्वार्टरली यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर मेरे कस्टमर को मुझे ITC ट्रांसफर करना है तो मुझे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी कॉमन पोर्टल पे, सो दैट मंथली बेसिस पे मेरा कस्टमर जो है यहाँ पे क्रेडिट ले सके। क्योंकि मैं जो रिटर्न फाइल करूंगा मैं तो वो क्वार्टरली फाइल करूंगा, मैं भी GSTR1 क्वार्टरली दूंगा, तो उसके 2B में जो है अपडेट कहाँ से होगा, तो अपडेट होगा IFF से अपडेट किया जाएगा। नाउ इस बार सेक्शन 38 और सेक्शन 38 इस बार बहुत क्लियर कट में कि यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट हुआ है, मतलब इन सब मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये रीडिजाइन किया गया है। और सेक्शन 38 में सीधा कह दिया गया है कि आपका अब इनवर्ट सप्लाई स्टेटमेंट ऑटो जनरेटेड आएगा और वो GSTR2B में आएगा। GSTR2 सारे का खत्म कर दिए गवर्नमेंट ने। ओके, पहले एक फॉर्म था GSTR2, वो खत्म कर दिया। अब जो भी ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट GSTR2B में आएगा। और एक अमेंडमेंट जो आपने जरूर देखना, सेक्शन 38(2) में गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाया है ITC पे। ओके, कुछ लोगों के केस में आपको ITC के रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, आपको ITC नहीं मिलेंगे। जैसा गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करती है तो न्यू रजिस्ट्रेशन है, कोई डिफॉल्टर है, कोई चीटर है, जिसमें हमने ITC में डिटेल डिस्कशन सेक्शन 38(2) पे कर लिया था। तो ये था बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट। अब बात आते हैं नॉर्मल रिटर्न की। ओके, रिटर्न, रेगुलर रिटर्न और एनुअल रिटर्न दो टाइप के होते हैं। रेगुलर रिटर्न कवर्ड बाय सेक्शन 39 और एनुअल रिटर्न कवर्ड बाय सेक्शन 44। ओके, सेक्शन 39 जो रेगुलर रिटर्न कवर करता है, ओके, तो आप रेगुलर टैक्सेबल पर्सन एंड CTB, अगर आप रेगुलर टैक्सेबल पर्सन हो इंक्लूडिंग CTB होगा तो आपको GSTR3B में रिटर्न देना है और वो 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ आपको ये रिटर्न देना है। पर अगर आप QRMP स्कीम में होगी तो स्टेट वाइज अलग अलग डेट है, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम थोड़ा बाद में करेंगे। QRMP स्कीम में 22nd या 24th स्टेट वाइज ये दो डेट को आपको GSTR3B देना पड़ता है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे NRTP को GSTR5 में रिटर्न देना पड़ेगा, जिसकी डेट होगी ओके मंथली बेसिस पे देना पड़ेगा और अगले महीने की 13 तारीख, या फिर आपका NRTP का रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है तो विद इन 7 डेज, आप वो पॉइंट लिख लेना, यानी 13 डे ऑफ फॉलोइंग मंथ और 7 डेज आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर। तो 7 दिन, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया और कि जितना टाइम आपने मांगा था 10 दिन, 15 दिन, या फिर अगले महीने की 13 तारीख विच एवर इज अर्लियर। अगर आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगे तो आपको GSTR4 में यहाँ पे रिटर्न देना पड़ता है, जो ईयरली बेसिस पे, ख्याल रहे कि कंपोजिशन टैक्स पेयर को रिटर्न ईयरली बेसिस पे GSTR4 में, और जिसकी डेट है 30 अप्रैल ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एनुअल रिटर्न, इन एडिशन टू मंथली क्वार्टरली रिटर्न आपको जो है एनुअल रिटर्न देना है। रेगुलर पर टैक्सेबल पर्सन को GSTR9 और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को GSTR9A में देना है, जिसके एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट यहाँ पे 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगी। मतलब ये मंथली क्वार्टरली तो रिटर्न देना है, प्लस पूरे साल का आपको डिटेल्स भी एनुअल रिटर्न में सेक्शन 44 में देना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं अदर रिटर्न। अदर रिटर्न में दो स्पेशल रिटर्न है, फर्स्ट रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न। भाई जब GST में एंटर होते हो तब का
एक स्पेशल रिटर्न होता है, और यहाँ पे जब आप एग्जिट होते हो तो उसको हम फाइनल रिटर्न कहते हैं। फर्स्ट रिटर्न मतलब क्या, फर्स्ट रिटर्न हमारा जीएसटी या 3 भी होगा, इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने सेक्शन 40 जो लाया गया कि फर्स्ट टैक्स पीरियड का रिटर्न, इसमें कुछ बातें उन्होंने ये कही कि हाँ, पहला रिटर्न आपका 1 महीने से या 1 क्वार्टर से ज्यादा हो सकता है। मतलब क्या, मतलब ऐसा है कि समझ लो मैं डेट ले रहा हूँ 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को मैं लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया। अब 25 अप्रैल को अगर मैं लायबल टू रजिस्टर्ड होगा तो मैंने रजिस्ट्रेशन कितने दिन में लेना चाहिए, मैंने रजिस्ट्रेशन 30 दिन में ले लेना चाहिए। अब इमेजिन करो कि मैंने रजिस्ट्रेशन लिया 22 मई को, क्योंकि 30 डेज में कभी भी मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, तो 22 डे को अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, अप्लाई किया, बाद में मेरी आरसी आएगी। पर नाउ समझ लो मैं मंथली स्कीम में रिटर्न फाइल कर रहा हूं, अगर मैं मंथली स्कीम में रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो अप्रैल 25 को मैं लायबल हो गया था, यानी अप्रैल के 6 दिन का टैक्स मुझे देना पड़ेगा, उसका रिटर्न भी मुझे देना पड़ेगा। पर जब मैं अप्रैल का रिटर्न देने जाऊंगा 20 मई को, तो 20 मई को तो यहाँ पे मेरे पास ना आरसी है, ना मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ना मेरे पास जीएसटी नंबर है। तो ऐसे केस में यहाँ पे ओके गवर्नमेंट सेक्शन 40 में क्या कहती है, गवर्नमेंट सेक्शन 40 में कहती है कि कोई बात नहीं, ओके अगर आपका पहला जब रिटर्न जाएगा तो पहला रिटर्न में जब आपका आरसी आएगा, आरसी कब आएगा आपका, तो आरसी आपका मई में आएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे 22 मई को अप्लाई किया, उसके बाद में आपकी आरसी आएगी। तो मई का जब रिटर्न जाएगा कब, 20 जून को, तो 20 जून में जो अप्रैल के 6 दिन है वो भी उसमें कवर कर लो। मतलब क्या, मतलब आपका पहला रिटर्न में जो पीरियड होगा वो 1 मंथ या 1 क्वार्टर, अगर आप क्वार्टरली होगे तो 1 क्वार्टर से भी ज्यादा पीरियड होगा। मतलब फ्रॉम द डे व्हेन यू लायबल, फ्रॉम द डे व्हेन यू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके वो वहां से लेके तो ओके जो पहले रिटर्न की ड्यू डेट का पीरियड होगा वो पूरा आप कवर करोगे। इन सिंपल वर्ड, पहला रिटर्न जो है वो आपका 1 महीने या 1 क्वार्टर से ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात हम करते हैं फाइनल रिटर्न। ओके फाइनल रिटर्न जनरली कब देना पड़ता है, फाइनल रिटर्न जो है ओके डी रजिस्ट्रेशन के वक्त देना पड़ता है। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके यहाँ एनुअल रिटर्न अलग, एनुअल रिटर्न तो वो आपका ईयरली बेसिस पे देना पड़ता है। फाइनल रिटर्न मतलब अगर कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा है या अप्लाई कर दिया है तो उसको ये फाइनल रिटर्न यहाँ पे देना पड़ता है, और ये फाइनल रिटर्न विद इन 3 मंथ्स, ध्यान से सुनिएगा, विद इन ओके ये फाइनल रिटर्न उसको विद इन 3 मंथ्स देना है, विद इन 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसलेशन विच इज लेटर। ख्याल रहे, डेट ऑफ कैंसलेशन या डेट ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर विच इज लेटर। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे समझ लो कि आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया, आपने ऑफिसर के पास चले गए, आपने कहा कि सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, आपने अप्लाई कर दिया, तो ऑफिसर ने आपको ऑर्डर तो दे दी कैंसिलेशन की, लेकिन ऑफिसर ने कहा अभी नहीं, ओके अगले जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल अगले महीने के 1 तारीख से किया होगा, तो ऑर्डर आज दे दी, पर हमारा डेट ऑफ कैंसिलेशन अगले महीने की 1 तारीख है, तो फिर विच इज लेटर क्या हुआ, विच इज लेटर हुआ अगले महीने की 1 तारीख। वहां से 3 महीने के अंदर आपको एक फाइनल रिटर्न देना पड़ता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, आपकी स्टॉक की पोजीशन, उसके बाद में रिवर्सल ऑफ आईटीसी, सारी डिटेल्स आपको यहां पे देनी पड़ती है। तो ये था हमारा स्टेटमेंट, नॉर्मल रिटर्न और 2 केसेस में स्पेशल रिटर्न। ओके चलिए आते, नीचे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ओके और ये टेबल इसी रिटर्न को थोड़ा हम और अच्छे से पढ़ते हैं। नाउ आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, ओके और आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट यहाँ पे गलती से इनवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है, ये काट दो। ओके तो आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, तो आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट जो है ये सारे रजिस्टर्ड पर्सन को देना है, इंक्लूसिव ऑफ सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी ये देगा। ओके ये जीएसटीआर 1 में देगा, ये मंथली बेसिस पे दिया जाएगा, और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सारा आपको इसमें देना पड़ेगा। हाँ अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में होगे तो हम नेक्स्ट पेज पे मैंने स्पेशली क्यूआरएमपी स्कीम लिया है, तो जीएसटीआर 1 देना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे आपको देना पड़ेगा। हाँ ये आपकी इसमें कट किया होगा बेटा इनवर्ड सप्लाई और सेक्शन 38, तो अच्छी बात है, नहीं तो कट कर लो, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है और वो जीएसटीआर 2 भी में। ओके चलिए वापस आते हैं। ओके ये मंथली बेसिस पे, और ये 11 तारीख 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको देना है। डन। उसके बाद में नेक्स्ट आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कौन से लोगों को जीएसटीआर 1 नहीं देना पड़ता है, कंपोजिशन टैक्स पेयर, एनआरटीपी, आईएसडी, पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस टीसीएस और ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इन लोगों को यहाँ पे जो है ओके जीएसटीआर 1 देने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, अगर आपको इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई होगा टू रजिस्टर्ड पर्सन यानी B2B ट्रांजेक्शन होगा, तो आपको हर इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड करनी पड़ती है जीएसटीआर 1 में। और अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई होगा और इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2,50,000 टू अनरजिस्टर्ड होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरस्टेट सप्लाई होगा और आपकी इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2,50,000 होगी, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। समझ लो मैंने गुजरात में सेल किया और एक ही इनवॉइस की वैल्यू 3 लाख रुपए जा रही है अनरजिस्टर्ड को, कोई शादी के लिए आया, ओके महाराष्ट्र में आया, उसने शादी की खरीदी की और 4 लाख की खरीदी होगी, अब वो अदर स्टेट का बंदा है और वो अनरजिस्टर्ड बंदा है, क्योंकि शादी कर रहा है, कोई इसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, और वो अनरजिस्टर्ड बंदा है, तो वो सिचुएशन में अगर उसका बिल 4 लाख का बनता है तो मैं
तो उसको सेल कर दूंगा, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई, तो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में ओके मैं यहाँ पे इसकी इनवॉइस वाइज डिटेल दूंगा। कंसोलिडेटेड डिटेल, अगर आपका ट्रांजेक्शन B2B होगा, B2C होगा, तो अगर ट्रांजेक्शन B2C होते हैं तो उसका हर इनवॉइस अपलोड करने की जरूरत नहीं है, उसको आप कंसोलिडेट कर सकते हो रेट वाइज, और रेट वाइज कंसोलिडेट करके एक साथ पूरा डेटा अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगेन वही पॉइंट मैं लेता हूं कि इंटरस्टेट सप्लाई होगा ओके, और वैल्यू 2,50,000 या उससे ज्यादा होगी, सॉरी 2,50,000 से ज्यादा होगी, तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ती है B2C के केस में। लेकिन 2,50,000 या उससे कम होगी तो आप इस इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर सकते हो। नाउ सेक्शन 39 में रिटर्न जब आप दोगे तो फॉर्म होगा GSTR3B ओके, मंथली बेसिस पे आपको देना पड़ेगा, जिसकी तारीख होगी 20 तारीख 28th ऑफ नेक्स्ट मंथ। QRMP स्कीम मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है कि दो डेट होती है 22 तारीख या 24 तारीख, और कौन से लोगों को रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। तो ओके OIDAR सर्विस प्रोवाइडर, कंपोजिशन टैक्स पेयर, NRTP, ISD और पर्सन डिडक्टिंग TDS और TCS ओके, इन लोगों को जो है यहाँ पे ओके रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। ओके OIDR सर्विसेज मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज ओके, तो यहाँ पे इन लोगों को रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में रिटर्न बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर, ध्यान से सुनिएगा, रिटर्न बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर ओके, वो ईयरली रिटर्न देगा। एक चीज समझ लो ओके, रिटर्न ईयरली जाएगा, स्टेटमेंट CMP 08 में जो स्टेटमेंट है वो क्वार्टरली जाएगा, पेमेंट भी क्वार्टरली होगा, और ये क्वार्टर होने के बाद 18 तारीख को आपको स्टेटमेंट और पेमेंट करना है। लेकिन रिटर्न जो है वो ईयरली जाएगा GSTR4 में, जिसकी ड्यू डेट होगी 30 अप्रैल ऑफ फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर होने के बाद जो ओके 31 तारीख के बाद जो 30 अप्रैल आई तब तक आपको रिटर्न दे देना है। दूसरी बात, नेक्स्ट आते हैं हम एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न में यहाँ पे ओके जो GSTR9 में आपको देना है ओके, जिसकी ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ओके, और कौन से लोगों के एनुअल रिटर्न नहीं देना है, यहां लिख देना नॉट अप्लीकेबल टू किसको अप्लीकेबल नहीं है एनुअल रिटर्न, तो OIDR सर्विस प्रोवाइडर, कंपोजिशन टैक्स पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन टैक्स पेयर को एनुअल रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। NRTP, ISD, पर्सन डिडक्टिंग TDS and TCS, CTP, कैजुअल पर्सन, और दोज रेफर्ड इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35(5). मतलब ओके एनुअल रिटर्न जहां तक है 35(5) में यहाँ पे ओके गवर्नमेंट वगैरह जो आपको लिखना होगा, तो गवर्नमेंट जिसके ऑडिट जो है CNAG करता है उनको एनुअल रिटर्न देने की जरूरत नहीं है ओके। नाउ आप जहां तक देखा जाए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा, और आपकी जो भी ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो आपको एनुअल रिटर्न के साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग टू एनुअल रिटर्न। उसके बाद में हम बात करेंगे फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न मैंने पहले बताया कि अगर आप डी रजिस्ट्रेशन करते हो या अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो आपको GSTR10 में फाइनल रिटर्न देना है, और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ एक्चुअल कैंसिलेशन विचर इज लेटर आपको यहां पे देना है। फर्स्ट रिटर्न के बारे में भी हमने बात की। फर्स्ट रिटर्न मतलब आपका जब भी फर्स्ट रिटर्न जाएगा तो उसमें आपका टैक्स पीरियड 1 महीना या 1 क्वार्टर से ज्यादा हो सकता है जब आप GSTR3B में पहला रिटर्न फाइल करोगे ओके। सेक्शन 59(6) इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से अच्छे से पढ़ के जाना। और ये क्या है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन GSTR1 और IF, इस बार अमेंडमेंट में ओके 2-3 अमेंडमेंट जो बहुत अच्छी हुई, जिसके ऊपर MCQ क्वेश्चंस या एग्जाम में 2 या 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। और वो कौन सी अमेंडमेंट हुई है कि देखो, अगर 2 लाइन में समझ लेना आपने, हाँ, अगर पुराना GSTR1 आपने नहीं दिया, पुराना मतलब लास्ट टैक्स पीरियड का या क्वार्टर का GSTR1 अगर आपने नहीं दिया, तो आप सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का GSTR1 और 3B या IFF फाइल नहीं कर सकते ओके। सिंपल वर्ड में समझ लो कि पुराना GSTR1 नहीं दिया तो आप सब्सिक्वेंट पीरियड का GSTR1, IFF या फिर GSTR3B फाइल नहीं कर सकते, या आपने लास्ट टैक्स पीरियड का GSTR3B नहीं दिया तो नेक्स्ट टैक्स पीरियड का आप जो है GSTR1, 3B फाइल नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड, लास्ट टैक्स पीरियड के आपकी GSTR1 और GSTR3B दोनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट टैक्स पीरियड के आप GSTR1 और 3B फाइल कर सकते हो। दैट्स ऑल, एक लाइन में मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद में बेटा लेट फी, लेट फी का ये कॉन्सेप्ट समझ लो। सेक्शन में जो है लेट फी दी गई है, अगर आपने रिटर्न ओके GSTR1 है, 3B है या GSTR10 है और ये रिटर्न आपने ड्यू डेट में नहीं दिया, तो आपको जो लेट फी है वो है 200 रुपीज और 10,000। आपने ऐसे याद रखना है, 200 मतलब 100 CGST का और 100 SGST का, ऐसे 200 मैक्स 10,000 ओके। तो इतना लेट फी आपको लगेगा, तो 200 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 10,000। और अगर आपने एनुअल रिटर्न ड्यू डेट को नहीं दिया 31 तारीख को तो 100 रुपीज पर डे, मतलब 100 प्लस 100 200, और यहाँ पे 0.25% मतलब 0.25 प्लस 0.25 मतलब मैक्सिमम 5% जो है ओके 0.5% ऑफ टर्न और इंस्टेट आपको लेट फी लगेगी। लेकिन क्या हुआ, ये सेक्शन की लेट फी है, गवर्नमेंट ने
इसमें एक नोटिफिकेशन इशू किया है और आपको स्लैब वाइज लेट फी लगेगी। तो ये आपको स्लैब वाइज लेट फी थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, मतलब आपको डायरेक्टली ये लेट फी नहीं लगाना है, ये तो सेक्शन में दिया गया है, बट ओके लेट फी सब्जेक्ट टू दिस नोटिफिकेशन, और ये स्लैब वाइज लेट फी आपको लगाना है। जैसे अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, कम ऑन, आप अगर नॉर्मल टैक्स पेयर हो और आपने GSTR1 ओके GSTR1 या 3B ओके आपका नील होगा मतलब कोई टैक्स पेएबल नहीं होगा और आपने ड्यू डेट को नहीं दिया, तो आपको लेट फी जो रहेगी 100 रुपीज प्लस 100 मतलब 200 रुपीज पर डे ओके ऑफ CGST और SGST ओके, बट मैक्सिमम आपका 500 होगा, 500 मतलब 250 ईच ओके, मैक्सिमम 500 ही होगा। इन शॉर्ट आपका जो मैक्सिमम 10,000 है वो नहीं जाएगा। ओके, गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपका GSTR1 या GSTR3B दोनों नील होगा तो हम मैक्स टू मैक्स आपको लेट फी 500 रुपये लगाएंगे, मतलब 250 रुपये CGST का और 250 रुपये SGST का। अगर आपका ओके रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोस कवर्ड इन वन ओके अब मतलब क्या, नील GSTR1 नहीं है या नील GSTR3B नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उसमें स्लैब किया हुआ और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका एग्रीगेट टर्न और प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ के नीचे होगा तो आपको 200 रुपीज पर डे, बट मैक्सिमम 2000 मतलब 1000 प्लस 1000 ऐसे मैक्सिमम 2000 लेट फी लगेगी। दूसरा, अगर आपका टर्न 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होगा तो मैक्सिमम लेट फी आपको जो है 5000 तक जाएगी, यानी 2500 प्लस 2500 ही मैक्सिमम है, यानी 200 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 5000। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो लेट फी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 47 मतलब ये लेट फी लग जाएगी। ये लेट फी लगेगी मतलब आपका 200 रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट और अप टू मैक्सिमम 10,000 तक जाएगा। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। स्लैब वाइज कंपोजिशन टैक्स पेयर होगा, अगर नील GSTR4 है तो मैक्सिमम 500, और अगर आपका यहाँ पे अदर देन नील होगा तो 200 रुपीज पर डे, बट मैक्सिमम 2000 इतना ही लेट फी लगेगा। उसके बाद में एक थ्योरी है ओके, और वो है GSTP, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। ध्यान सुनिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो थ्योरी है ओके, ये आपने ओके नोट्स, रेगुलर नोट से नहीं पढ़ा, इतना भी पढ़ लिया तो भी चलेगा। ओके चलिए आपको ये बता दूं कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ओके गवर्नमेंट जो है GST का कंप्लायंस करने के लिए, क्योंकि लेमैन को तो GST का नॉलेज नहीं होता है, तो उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे एक स्पेशल अप्रूवल दे रही है और वो है GSTP का, मतलब कि आप एज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर ओके बन सकते हो। ओके तो गवर्नमेंट ये ऑथराइज करेगी एज अ GSTP टू फर्निश द इंफॉर्मेशन ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। ओके ये अगर आप GSTP होते हो तो आपको सेपरेट यूजर ID और पासवर्ड मिलता है, जैसे रेलवे के एजेंट्स होते हैं उनको सेपरेट यूजर ID पासवर्ड मिलता है, वैसे GST में जो भी GSTP रहेगा वो GSTP जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगा उसको स्पेशल यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा। अब समझ लो मैं GSTP हूं ओके, और आप मेरे से सर्विसेज लेना चाहते हो GST की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो यूजर ID पासवर्ड मिला है, ध्यान सुनिएगा, आपको जो यूजर ID पासवर्ड मिला है ओके, आप अपने लॉगिन में जाए और मुझे एज अ GSTP सिलेक्ट कर ले। मैं अपना आपको ओके यहाँ पे GSTP यहाँ एज अ GSTP ओके आप मुझे सिलेक्ट कर सकते हो, तो मेरा GSTP कोड आपको दूंगा, वो आप कोड सिलेक्ट कर लो, वो कोड सिलेक्ट करके आपका अकाउंट मेरे साथ लिंक हो जाएगा। अब मुझे आपके बिहाफ पे सारे कंप्लायंसेस करते आएंगे जो नीचे मैंने दिए गए हैं। तो ये सारे कंप्लायंस करने के लिए मुझे अब आपका यूजर ID और लॉगिन आपका इंडिविजुअल लेने की जरूरत नहीं है। जो मेरा स्पेशल यूजर ID और पासवर्ड आया GSTP का, मैं अपने ही ओके एज अ GSTP यूजर ID और पासवर्ड से मैं आपके सारे कंप्लायंसेस कर सकता हूँ। ओके तो ये था रिगार्डिंग टू GSTP कॉन्सेप्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन GSTP बन सकता है, पहले बेसिक क्राइटेरिया तो ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट एडजुडिकेटेड एज द इंसॉल्वेंट एंड नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट। ओके प्लस अदर कंडीशन क्या, अगर आपको GSTP ओके तो रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ गैजेटेड ऑफिसर B, उसके बाद में ओके एनरोल एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ मतलब ओल्ड लॉ ओके, जो पुराने लॉ थे सेल्स टैक्स वगैरह, तो उस लॉ में 5 साल तक उसने एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर काम करना चाहिए, या फिर उसके बाद कोई ओके BCom MCom इस तरह का ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया होगा तो रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए ओके, या GSTP स्पेशल एग्जाम होती है वो उसने देना चाहिए, या ओके ही हैज पास आवर एग्जामिनेशन एंड CA CMA CS ओके, मतलब अगर वो CA CMA CS है तो वो
डिफॉल्ट एलिजिबल हो जाता है फॉर जीएसटीपी, उसको कोई स्पेशल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जीएसटीपी क्या क्या कर सकता है, तो जीएसटीपी ओके सारे आपके जीएसटी के कंप्लायंस कर सकता है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, फाइनल रिटर्न दे सकता है, आपके बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाल सकता है, नो डाउट बाद में आपसे ले लेगा, पर आपके बिहाफ पे ये चीज कर सकता है, रिफंड क्लेम फाइल कर सकता है, ओके, रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ओके, उसके बाद में ईवे बिल जनरेट कर सकता है, आईटीसी 04 में स्टॉक का आईटीसी डिटेल्स दे सकता है यहाँ पे। तो ये सारा ओके यहाँ पे ओके जीएसटीपी आपके बिहाफ पे वर्क करेगा। लेकिन ख्याल रहे, फाइल एन इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम एंड विड्रॉ फॉर द सेड स्कीम प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एप्लीकेशन रिलेटिंग टू अ क्लेम ऑफ रिफंड या एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो वो सिचुएशन में ओके has been submitted on approval of taxpayer, ऐसा लिख दो यहाँ पे, on approval of taxpayer। मतलब क्या कि अगर रिफंड एप्लीकेशन है या रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट या कैंसलेशन करना है या उसको यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के लिए इंटीमेट करना है और वो क्लाइंट के भी आप पे कर रहा होगा तो उसे स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये था बेटा यहाँ पे ओके रिटर्न से रिलेटेड एक समरी हमने रिवीजन यहाँ पे किया। बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अब मैं जो क्यूआरएमपी स्कीम जो मैंने यहाँ पे नीचे डिटेल डिस्कशन लिया है रिगार्डिंग टू क्यूआरएमपी स्कीम, तो ये जो क्यूआरएमपी स्कीम का डिटेल डिस्कशन है अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। आपको एक बात बता दूं, क्यूआरएमपी स्कीम का एक स्पेशल वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और उसमें बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो आप क्यूआरएमपी स्कीम का अब इसके आगे वो स्पेशल वीडियो मैं अटैच करूंगा और वो स्पेशल वीडियो देख लो। दैट्स ऑल, आपका रिटर्न का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे चार्ट के साथ रिवाइज हो जाता है। सो आर यू रेडी, यस और नो? तो चलिए देखते हैं क्यूआरएमपी स्कीम। सॉरी बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो अब इस स्कीम को न्यू क्यूआरएमपी स्कीम को समझना है तो आपको ये दो चीजें अलग अलग समझ लेनी पड़ेगी। पहला तो आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स किस तरह से दोगे इस स्कीम के तहत और पेमेंट किस तरह से करोगे और उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो चलिए पहला लेता हूं आउटवर्ड सप्लाई का, यहां पे डिटेल्स आप कैसे दोगे। रिटर्न तो आपको क्वार्टरली देना है, वो फिक्स है। स्पेशली हम बात करेंगे आउटवर्ड सप्लाई की। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहे हो या फिर आपको एक क्यूआरएमपी स्कीम नहीं मिल सकती है क्योंकि उसकी टर्नओवर लिमिट से ज्यादा आपका टर्नओवर है। तो ऐसे केस में नॉर्मली क्या होता है कि आप मंथली बेसिस पे अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स देते हो और वो जीएसटीआर 1 में देते हो। नेक्स्ट मंथ के 11 की डेट तक आप अपना जीएसटीआर 1 का पूरा डिटेल्स देते हो। और ये जीएसटीआर 1 की डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली B2B के केस में आपके जीएसटीआर 1 की डिटेल्स पे ही वो सिस्टम में डेटा रिपोर्ट होता है और आगे जीएसटीआर 2A में रेसिपिएंट के अपडेट होता है और उसको क्रेडिट मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वार्टरली स्कीम में ये आउटवर्ड सप्लाई का जो आपको डेटा देना है कुछ अलग तरह से देना है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ फैसिलिटी लाई है। सबसे पहले तो ये नई स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है उसकी बेसिक दो कंडीशन है। एक, ये उनको लागू होगी जो जीएसटीआर 3B यानी रिटर्न जीएसटीआर 3B में मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं, ये उनको ही लागू होगी। मतलब OIDAR, TDS TCS का रजिस्ट्रेशन, NRTP, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको जीएसटीआर 3B देने की जरूरत नहीं है तो उनको ये स्कीम लागू नहीं होगी। दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, ध्यान सुनिएगा यहाँ वर्ड थोड़ा अलग है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल होना चाहिए तो आप ये स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब आपका एक सवाल आ सकता है, सर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर में क्या कोई डिफरेंस है? तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर सकते हो तो आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट करोगे। नाउ अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट करते हो तो आप स्पेशली आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट कैसे दोगे? तो आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट आप जीएसटीआर 1 में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे दोगे। पहला पॉइंट तो समझ लो, जीएसटीआर 1 आप क्वार्टरली बेसिस पे ही दोगे। रिटर्न में तो नो डाउट ऑब्वियस है कि आप वो भी क्वार्टरली बेसिस पे दोगे। लेकिन अब जो पुराना प्रॉब्लम था कि क्रेडिट कैसे पास ऑन किया जाएगा, यानी सप्लायर को अगर डेटा अपडेट करना है और अपने रिसिपिएंट को सेम मंथ में क्रेडिट पास ऑन करना है तो कैसे पास ऑन करेगा? उसके लिए उन्होंने एक नया यहाँ पे यूटिलिटी लाया और वो है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसे मैं IFF कहूँगा। मतलब क्या? मतलब ये जो सप्लायर है मंथली बेसिस पे ये यूटिलिटी कॉमन पोर्टल से डाउनलोड करके उसमें डेटा अपलोड कर सकता है। ना IFF में डेटा अपलोड करना क्या मैंडेटरी है? ना, यही सवाल को मैं दूसरे
दूसरे ढंग से पूछता हूं कि सर क्या ये मंथली बेसिस पे आईएफएफ देना कंपलसरी है? नहीं। अगर आप यहाँ पे डेटा क्वार्टरली बेसिस पे डायरेक्ट जीएसटीआर1 में देना चाहो इस स्कीम के तहत तो आप दे सकते हो, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने रिसिपिएंट को खुश करना है, सेम मंथ में क्रेडिट पास ऑन करना है, तो आप आईएफएफ की यूटिलिटी यूज कर सकते हो और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपना डेटा अपलोड कर सकते हो। नाउ दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो आप मंथली बेसिस पे डेटा अपलोड करोगे, ये डेटा ओनली B2B ट्रांजैक्शन का होगा, मतलब B2C नहीं, ओनली B2B इनवॉइसेस का होगा, ओनली B2B इनवॉइसेस इसमें अपलोड किए जाएंगे। लेट्स टेक एग्जांपल मंथ 1 अप्रैल, तो अप्रैल का आप अगले महीने के 13 तारीख तक यानी 13 मई तक आप जो है इसका आईएफएफ में डेटा अपलोड कर पाओगे। नाउ अब मेरे इस मंथ के ट्रांजैक्शन, एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मंथ के ट्रांजैक्शन जो है मेरे B2B के यहाँ पे 15 इनवॉइसेस है, तो क्या कंपल्सरीली मुझे B2B के सारे 15 इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे आईएफएफ में? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको अपने 5 ही रिसिपिएंट को 5 ऐसे इनवॉइसेस है जिसका ही क्रेडिट पास ऑन करना है अभी, तो आप ओनली 5 इनवॉइसेस ही अपलोड कर दो, बात खत्म, उनको क्रेडिट पास ऑन हो जाएंगे। बाकी B2B इनवॉइसेस की डिटेल्स आपको क्वार्टरली जीएसटीआर1 में दिया तो भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या लाया हुआ है, वो रिस्ट्रिक्शन ये लाया हुआ है कि आप आईएफएफ में ओनली अप टू वैल्यू 50 लाख, ध्यान सुनिएगा, ओनली अप टू वैल्यू 50 लाख तक के ही इनवॉइस अपलोड कर सकते हो। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, आपके 15 इनवॉइसेस है और 15 इनवॉइसेस की टोटल वैल्यू यहाँ पे 70 लाख है, तो आप पूरे के पूरे अपलोड करना चाहते हो पर नहीं कर सकते। वो 70 लाख में से 50 लाख तक के इनवॉइसेस आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जो कस्टमर बहुत यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे क्रेडिट मांग रहे हैं या जिसको आपको पास ऑन करना है, ऐसे 50 लाख तक के वैल्यू के ही इनवॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आईएफएफ में आप सबमिट कर पाओगे। बाकी बचे हुए इनवॉइसेस आप नहीं सबमिट कर पाओगे, मतलब वो बचे हुए इनवॉइसेस के रिसिपिएंट नाराज हो सकते हैं अगर उनको सेम मंथ में क्रेडिट नहीं मिला तो। पर क्या करें, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, ये समझ लो अनड्यू हार्डशिप है, इसका कोई यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो 50 लाख तक की वैल्यू के ही इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हो। दूसरा उन्होंने ये कहा है सीडीएन मतलब क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी आप इसमें अपडेट कर सकते हो आईएफएफ में। नाउ सेम आपको प्रोसेस मंथ 2 की फॉलो करना पड़ेगा और ये आईएफएफ आप कब सबमिट करोगे, तो अगले महीने के 13 तक आप ये अपलोड कर सकते हो, यानी 1 to 13 तक ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ आप कॉमन पोर्टल पे, ध्यान सुनिएगा, आप कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। और होगा क्या बेटा, जैसे ही आपने आईएफएफ अपलोड कर दिया, उसमें इनवॉइसेस B2B के जो क्रेडिट पास ऑन करना था कर दिया, तो आगे रिसिपिएंट के एक नया यहाँ पे फॉर्म GSTR2B, जैसे GSTR2A बनता था लेजर, वैसे यहाँ पे GSTR2B ऑटो अपडेट फॉर्म बनेगा, उसके कॉमन पोर्टल पे रहेगा और वो 2B में 13 तारीख को आईएफएफ आ गया, 14 को जो है यहां अपडेट हो जाएगा क्रेडिट और ये 2B के बेस पे रिसिपिएंट अपना क्रेडिट ले सकता है। साथ साथ में ये डेटा 2A में भी अपडेट किया जाता है, ठीक है, वो ऑटो अपडेट होता है। नाउ नेक्स्ट बेटा मंथ 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है। ओके, मंथ 3 क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, सर आईएफएफ तीनों मंथ के होते हैं या ओनली पहले 2 मंथ के होते हैं? आईएफएफ ये जो है पहले 2 मंथ के ही होते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा छूट गया, वो बताना चाहूंगा, और वो ये है यहाँ पे, सॉरी बेटा, वो आईएफएफ जो है पहले 2 मंथ की होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने डिसीजन लिया कि मंथ 1, लेट्स टेक एग्जांपल अप्रैल के आपको 5 ही इनवॉइसेस अपलोड करने हैं। आई रिपीट, अप्रैल के आपको 5 ही इनवॉइसेस अपलोड करने हैं। सॉरी बेटा, अब आता है मंथ 3। अब पहला सवाल आपका आ सकता है कि सर मंथ 3 का आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल क्या हम आईएफएफ में देंगे? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अब डायरेक्ट जीएसटीआर1 देना है, तो जैसे ही आपका क्वार्टर एंड हो जाएगा आपको जीएसटीआर1 भी 13 को देना पड़ेगा और मंथ 3 का जो भी आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल है वो आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल आपको डायरेक्टली जीएसटीआर1 में देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जो हम यहाँ पे क्वार्टरली जीएसटीआर1 देंगे उसमें मंथ 1 और मंथ 2 का जो डेटा हमने आईएफएफ में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, क्या वो डेटा फिर से जीएसटीआर1 में देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई यहां डेटा रिपीटेशन नहीं होगा। यानी जो ऑलरेडी इनवॉइसेस B2B आपने आईएफएफ में अपलोड कर दिए वो फिर से जीएसटीआर1 में देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मंथ 3 के इस ऑप्शन को हम ध्यान से समझ लेते हैं, वेदर अपलोडेड B2B इनवॉइसेस या क्रेडिट डेबिट नोट ऑफ मंथ 1 और 2 इन आईएफएफ। ओके, यानी आपने आईएफएफ में अपलोड कर दिया, यस, और आंसर इज नो। अब पहला हम आंसर लेते हैं यस, कि यस B2B इनवॉइसेस का डेटा आपने अपलोड कर दिया आईएफएफ में, तो आपको जो है जीएसटीआर1 में ओनली मंथ 3 का B2B देना पड़ेगा।
मंथ 3 का B2B देना पड़ेगा, प्लस प्लस ओके B2C की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी फॉर ऑल 3 मंथ्स। ये लिखना तो लिख सकते हो, फॉर ऑल 3 मंथ्स B2C की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी यहां। लेकिन अगर आपने मंथ 1 और मंथ 2 का कोई B2B का डेटा IFF में नहीं दिया, लेट्स टेक एग्जांपल, आपके 15 इनवॉइसेस थे और 15 में से आपने सिर्फ पहले मंथ में 5 इनवॉइसेस अपलोड किए, सेकंड मंथ में कुछ B2B इनवॉइसेस अपलोड किए, तो वो सिचुएशन में जो भी आपका B2B का डेटा है वो पेंडिंग डेटा मंथ 1, मंथ 2 प्लस मंथ 3 का सारा डेटा आपको GSTR1 में अपडेट करना पड़ेगा, सो दैट आपके सारे क्रेडिट B2B के पास ऑन हो जाए। प्लस B2C का डेटा IFF में नहीं होता है, इसलिए तीनों मंथ का B2C का डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो इनवॉइस वाइज नहीं होता है, वो टोटल अमाउंट पे आपने अपडेट किया तो भी चलेगा। और नाउ आप जैसे ही क्वार्टर खत्म हो जाएगा तो ये GSTR1 आप 13 तक दे सकते हो इस स्कीम के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके मंथली स्कीम में GSTR1 आप 11 को देते हो और QRMP स्कीम में आप GSTR1 जो हो वो 13 को दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स यहां पे दे सकते हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां याद रखना जरूरी है जब आप आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स दे रहे हो और QRMP स्कीम ऑप्ट कर रहे हो। पहला, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़, जो कंडीशन डाली हुई है क्योंकि इन्हीं लोगों को QRMP स्कीम मिलती है। ये एनुअल एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है, इसमें जो डेटा आपने पिछले साल रिटर्न में दिया गया उसी डेटा के बेस पे कैलकुलेट होगा। मतलब अगर पिछले साल अगर आप कोई टर्नओवर रिटर्न में देना भूल गए होगे तो वो कंसीडर नहीं होगा। इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में डिफरेंस है। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब जो भी एक्चुअल बेसिस पे आपका डेटा था, ओके, फिर आपने डिक्लेयर किया हो या नहीं किया हो वो भी लिया जाएगा। लेकिन यहां एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मतलब जो भी आपने ओनली डिक्लेयर किया है आपके रिटर्न में, वो ही डेटा के बेस पे 5 करोड़ का कैलकुलेशन होगा। अगर कुछ डेटा पिछले साल आप डिक्लेयर करना भूल गए तो वो नहीं लिया जाएगा, ओनली डिक्लेयर बेसिस पे लिया जाएगा। उसके बाद में बेटा यहां पे, ठीक है, कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कंटिन्यू करता हूं। उसके बाद में बेटा यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पर मंथ आप 50 लाख तक की ही वैल्यू उसमें डिक्लेयर कर सकते हो। 13 को आपको IFF देना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, समझ लो अप्रैल का आप 13 मई को IFF दे दिया, उसमें सिर्फ 5 इनवॉइसेस आपने डिक्लेयर किए, फिर आपको ख्याल में आया कि अरे यार अप्रैल के और 2 इनवॉइसेस आपको डिक्लेयर करना था, अब नहीं कर सकते। जो आपने 13 तक डेटा दे दिया वो फाइनल हो गया उस मंथ का। अब बचे हुआ डेटा ओनली GSTR1 यानी क्वार्टर खत्म होने के बाद ही GSTR1 में अपडेट होगा और रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, ये डिटेल्स ऑफ IFF नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन अगेन इन GSTR1, मतलब जो आपने IFF में ऑलरेडी दे दिया वो फिर से GSTR1 में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वेयर QRMP ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड वंस दे शैल कंटिन्यू अनलेस रजिस्टर्ड पर्सन रिवाइज द सेड ऑप्शन। मतलब क्या, आपने एक बार QRMP ऑप्शन ले लिया तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा जब तक आप उससे एग्जिट नहीं लेते हो। एग्जिट लेने की प्रोसेस भी यही कि आपको इंटीमेट करना पड़ता है। नाउ इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द ऑप्शन टू अवेल QRMP स्कीम इज GSTN वाइज। मतलब ये हुआ यहां पे कि आपके डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कंसेप्ट सेम पैन के अंदर समझ लो 30 ब्रांचेस है, तो आप ब्रांच वाइज डिसाइड कर सकते हैं कि आप यहां पे QRMP स्कीम लोगे या नहीं लोगे। पर आप जब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर निकालोगे तो ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस पे ही निकालोगे। लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस का आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे होगा तो फिर आप ब्रांच वाइज डिसाइड कर सकते हैं कि QRMP स्कीम ये ब्रांच का लेना है या ये ब्रांच का लेना है या ये ब्रांच का लेना है। नाउ लास्ट पॉइंट, ऐसा हो सकता है कि अंडर सेम पैन कुछ ब्रांचेस के लिए आपका QRMP स्कीम है और कुछ ब्रांच के लिए आपका मंथली स्कीम है। तो ये हमने देखा आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट का डिटेल्स। नाउ नेक्स्ट बेटा यहां पे मंथली पेमेंट एंड इंटरेस्ट लायबिलिटी। QRMP स्कीम जो भी रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट कर रहा है वो पेमेंट ऑफ टैक्स मंथली बेसिस पे देगा, लेकिन अपनी सारी डिटेल्स GSTR3 में क्वार्टरली बेसिस पे देगा। नाउ अब आप ये मंथली पेमेंट कैसे होगा पहले इसको समझ लेते हैं। जो भी सप्लाई आपने फर्स्ट मंथ में किया होगा, अप्रैल लेते हैं, तो जो भी सप्लाई किया होगा B2B सप्लाई प्लस B2C सप्लाई, इसका पेमेंट आपको अगले महीने के 25 को देना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि अब आपकी पेमेंट की ड्यू डेट QRMP स्कीम में आ चुकी है। जनरली हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि GST में पेमेंट की ड्यू डेट नहीं होती है, जो रिटर्न की डेट होती है वही आपका पेमेंट का डेट होता है, क्योंकि पेमेंट के बिना रिटर्न अपलोड नहीं हो सकता है। मंथली स्कीम में आज भी वही है, मतलब अगर आप मंथली QRMP नहीं ले रहे हो तो आपको मंथली टैक्स देना है और रिटर्न का डेट है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तब तक आपको पे कर देना है। लेकिन QRMP स्कीम में पहले 2 महीने के लिए अप्रैल और मई या क्वार्टर के पहले कोई भी 2 मंथ होगा उसका पेमेंट की ड्यू डेट आ जाएगी अगले महीने की 25 तारीख। नेक्स्ट,
आपने अप्रैल में जितना भी सप्लाई किया होगा B2B और B2C, सबका टैक्स आपको असेस करना पड़ेगा। असेस करने के लिए आपको दो मेथड दी गई है, जो दो मेथड आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मेथड से जो आपने एक्चुअल सप्लाई किया है, उस सप्लाई का टैक्स आपको अगले महीने के 25 तारीख को करना पड़ेगा। जैसे अप्रैल का पेमेंट आपको 25 मई को करना है और मई का पेमेंट आपको 25 जून को करना है। नाउ अगर आपने ये 25 को नीचे दिए गए मेथड से जो टैक्स आप असेस करोगे वो पेमेंट नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी चालू हो जाएगी और वो 26 से चालू हो जाएगी। जैसे अप्रैल तो आपको नहीं दिया तो 26 से, मई तो 26 जून से चालू हो जाएगी, ठीक है। और वो इंटरेस्ट आपको 18% पर एनम से पे करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट जून का पेमेंट का ड्यू डेट नहीं है। जून का हमारा जनरल कंसेप्ट है, जो भी सप्लाई आप जून में करोगे उसका टैक्स आपको जो है रिटर्न की जो डेट आएगी क्वार्टरली रिटर्न की। नाउ क्वार्टरली रिटर्न की दो डेट्स दी है, एक 22 और एक 24। ये स्पेशली QRMP स्कीम में दी गई है। कुछ स्टेट्स के लिए 22 दिया गया है और कुछ स्टेट्स के लिए 24 दिया गया है। तो जो भी रिटर्न की डेट होगी तो जून के सप्लाई का पेमेंट आपको उस डेट को करना है। चलिए, ये पेमेंट से रिलेटेड हो गया। अब आपका एक सवाल होगा, सर ऊपर जो आपने आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स IFF में जो हम देते हैं और नीचे जो आपने कहा है QRMP स्कीम का पेमेंट, इसमें कोई कनेक्शन है? नहीं, दोनों चीजें अलग अलग है। जो हम ये आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट IFF में डिटेल इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, वो सिर्फ क्रेडिट पास ऑन करने के लिए, उससे आपका पेमेंट का कनेक्शन नहीं है। मतलब कोई अगर ये मानना चाहता है कि सर जितना हम IFF में अपलोड करेंगे उतना ही क्या हम 25 को पे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं। मतलब मेरा ये कहना है कि लेट्स टेक एग्जांपल, अप्रैल में आपके टोटल B2B प्लस B2C सप्लाई जो हुए हैं 15 आपके B2B हुए और 10 सप्लाई आपके B2C हुए। तो जो भी आपने टोटल सप्लाई किया गया, नीचे जो मेथड दी है उस मेथड से आप टैक्स कंप्यूट करोगे और पूरा का पूरा टैक्स आप पे करोगे अगले महीने के 25 तारीख तक, ठीक है। नाउ पर यहां पे अगर आप आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट दे रहे हो तो ये आपके मर्जी पे है। आप ओनली B2B के ही इंफॉर्मेशन IFF में दोगे। सेकंड जो है, आप B2B के 15 इनवॉइसेस है, उसमें से 5 इनवॉइसेस का ही डिटेल्स दे सकोगे, सॉरी 5 इनवॉइस का ही डिटेल्स आपको देना है तो आप दो, ये आपकी मर्जी पे रखा गया है। ओके, इसका पेमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है मंथ 1 और मंथ 2 का कोई IFF नहीं दे रहे, क्योंकि आपको किसी को क्रेडिट पास ऑन नहीं करना है, आप पूरा डेटा GSTR1 में दे रहे हो, तो वो भी चलता है। लेकिन आपको पेमेंट तो मंथली बेसिस पे करना ही पड़ेगा, जो भी आपने उस मंथ में सप्लाई किया है। और ये पेमेंट नीचे दिए गए दो मेथड से आपको करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक मेथड आप ऑफ करोगे। तो पेमेंट मेथड में आपको पहली मेथड दी है, और पहली मेथड दी है फिक्स सम मेथड और दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। उन्होंने फिक्स सम मेथड क्यों लाएगी, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो कि यहां पे अगर आपको मंथली बेसिस पे टैक्स देना है और आप मंथली बेसिस पे पूरा असेसमेंट कर रहे हो खुद कि टोटल टैक्स कितना, लेस क्रेडिट कितना, नेट लायबिलिटी कितना, तो फिर क्वार्टरली स्कीम का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि क्वार्टरली स्कीम स्मॉल रजिस्टर पर्सन के लिए इसलिए लाएगी क्योंकि आपको मंथली बेसिस पे असेसमेंट की झंझट ना हो और आप जो है क्वार्टरली बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे और मंथली बेसिस पे टैक्स दे। लेकिन अगर हम मंथली बेसिस पे एक्चुअल पर टैक्स दे रहे हैं तो हमें असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा, हमारा टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि छोड़ो, यहां पे हम आपको पहली मेथड देते हैं फिक्स सम मेथड। ये मेथड बड़ी सिंपल है, आपको एक्चुअल बेसिस पे मंथली असेस करने की कोई जरूरत नहीं, वो क्वार्टर होने के बाद असेस करना, आपको एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को दे देना है। ये फिक्स सम मेथड क्या है, तो बेटा ये फिक्स सम मेथड समझ लो। इसमें अगर आप इस क्वार्टर स्टार्ट होने के पहले लास्ट जो क्वार्टर था, यानी आपका जो लास्ट क्वार्टर था, उसमें आपकी QRMP स्कीम होगी या आप क्वार्टरली पेमेंट स्कीम में होगे, तो आपको जो है यहां पे अप्रैल मंथ का, यानी जो फर्स्ट मंथ रहेगा, अप्रैल मंथ का टैक्स कितना देना है, तो 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश यानी ई कैश लेजर इन अ प्रीसीडिंग क्वार्टर। मतलब क्या, प्रीसीडिंग क्वार्टर यानी 3 महीने का जो टोटल टैक्स था जो आपने कैश लेजर से दिया। अब इस बात को समझ लो, जो आपने कैश लेजर से दिया मतलब ये कि क्रेडिट लेने के बाद जो नेट होगा, जो कैश लेजर से दिया, उसका 35% टैक्स आपको अप्रैल का देना है और वही 35% आपको मई का देना है 25 तारीख को, ठीक है। पहले 2 मंथ के ही पेमेंट की लायबिलिटी में बता रहा हूं, जून का तो आपको एक्चुअल बेसिस पे करना पड़ेगा और वो आपको रिटर्न की ड्यू डेट तक देना पड़ेगा। डन, तो ये 35%। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मंथ तक मैं QRMP स्कीम में नहीं था और इस क्वार्टर से मैं QRMP स्कीम ऑफ कर रहा हूं, तो ऐसे केस में अगर आप लास्ट क्वार्टर में मंथली स्कीम में होगे और ये क्वार्टर में आप जो है QRMP स्कीम में आ रहे होगे, तो जो आपने मंथली बेसिस पे यानी लास्ट क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा, ओके, लास्ट क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा, तो जो मंथली बेसिस पे टैक्स दिया होगा उसका 100% टैक्स आपको अप्रैल में देना है एज वेल एज आपको मई में देना है। ओके, इस स्कीम को एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इन केस लास्ट रिटर्न फाइल वाज क्वार्टरली बेसिस फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च,
तो मार्च में आपने पूरे क्वार्टर में, जनवरी टू मार्च में CGST आपने 100 दिया, SGST 100 दिया, IGST 500 दिया और सेस 50 दिया। तो अब आपको इस क्वार्टर का अप्रैल का पेमेंट करते वक्त इसका 35% यानी CGST 35, SGST 35, IGST 35% यानी 175 और GST कंपेंसेशन सेस यहां पे 17.5 इतना देना पड़ेगा और सेम अमाउंट आपको फिक्स में बेसिस पे देना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट है वो है जो आपने कैश लेजर से पे किया है क्रेडिट लेने के बाद। और अगर आप लास्ट क्वार्टर में मंथली बेसिस स्कीम में होगे तो आपने फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21 आपने पेमेंट किया है 50-50-80, तो आपको अप्रैल का 100% यानी अप्रैल का भी आपको 50-50-80 और मई का भी 50-50-80 आपको इस तरह से पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें एक सवाल आ सकता है और वो ये कि सर लास्ट क्वार्टर में या लास्ट मंथ में हमारा कैश लेजर के थ्रू नील पेमेंट था क्योंकि हमारे पास एक्सेस क्रेडिट था, तो फिर इस बार आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है अप्रैल और मई में। क्यों? क्योंकि वो 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश और 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश वो जीरो होगा। तो ऐसे केस में आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आते बेटा सेकंड मेथड, जो उन्होंने सेकंड पेमेंट मेथड दिया और वो दिया है सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसको हम SAM कहते हैं। सच कहूँ तो ये मेथड कोई इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मेथड में जा रहे हो तो फिर आप क्वार्टरली क्यों जाते हो, मंथली जाना ज्यादा बेटर रहेगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, देखो सेल्फ असेसमेंट मेथड में वो क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट मेथड में वो ये कहते हैं कि अप्रैल का जो आपका एक्चुअल टैक्स होगा B2B B2C का लेस ITC, और आपने खुद जो असेस किया, हमें मत बताओ GSTR 3 भी आप हमें मत दो, आप खुद ही एक पेज का पेन कागज लो, एक ब्लैंक पेपर पे लिखो कि आपका टोटल टैक्स कितना था आपके इनवॉइस के बेसिस पे, लेस ITC आपको कितना लगता है, लेस ITC करके जो नेट आएगा वो सेल्फ असेस करके आप 25 को पे करो। क्योंकि वो यहाँ पे फिक्सम हो या सेल्फ असेसमेंट हो, देना तो आपको मंथली बेसिस पे और 25 को ही देना है, तो आप खुद असेस करके दो। लेकिन इसका यहाँ पे प्रॉब्लम बताओ क्या कि अगर ये मेथड आपको लेनी है तो फिर मैं कहूँगा QRMP लो ही मत, फिर आप मंथली में जाओ ना, क्योंकि वैसे ही सेल्फ असेस कर रहे हैं, रहा क्या बाकी, रहा आपको GSTR 3 भी रहेगा, तो फिर मंथली बेसिस पे GSTR 3 भी दो। प्रॉब्लम क्या, हाँ इतना है कि CA की फीस बढ़ जाएगी क्योंकि मंथली बेसिस पे आप GSTR 3 भी दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन में वो 3B बेसिस पे CA आपको फीस चार्ज करेगा, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, आपको अगर कंप्लायंसेस नहीं करना है, फीस नहीं देनी है, तो आप खुद ही असेस करो और खुद के असेसमेंट के बेसिस पे आप मंथली बेसिस पे टैक्स दे सकते हो, जो नॉर्मली होगा हमारा। ये था सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसमें मैंने क्या कहा, इसमें मैंने ये कहा कि हियर टैक्स पेयर कैन असेस द टैक्स लायबिलिटी, जिसमें वो ITC भी ले सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेटा जो है 35% जो है आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ता है, यहाँ ITC बिल्कुल नहीं मिलता है, या 100% पूरा का पूरा पे करना पड़ता है, ITC बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन ये केस में जो ITC रहेगा नेट आएगा और नेट का आपको पे करना पड़ेगा। नीचे उन्होंने क्या, नील लायबिलिटी, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका ITC ज्यादा होगा उस मंथ का जो आपने सेल्फ असेस किया, तो आप ठीक है नील पे करो, या आपके कैश लेजर में एक्सेस पैसा ऑलरेडी है जो आपको वो उतना कवर कर लेता है जो आपने सेल्फ असेस किया, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है फॉर मंथ 1 और मंथ 2। चलिए, तो ये नीचे के पॉइंट समझे तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। तो ये था सेल्फ असेसमेंट मेथड। एक एग्जांपल से और इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। और नेक्स्ट, इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑन फाइनल असेसमेंट, क्योंकि जब आप यहां पे 22 या 24 तारीख को फाइनल असेसमेंट करोगे, तो फाइनल असेसमेंट के टाइम आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या होगी, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी पे हम स्पेशल डिस्कशन करना चाहूंगा। चलिए, तो यहां पे आते हैं केस 1। ओके, फिक्सम मेथड में, फिक्सम मेथड में हमने क्या देखा था, फिक्सम मेथड में हमने ये देखा था कि भाई लास्ट क्वार्टर में अगर आपने क्वार्टरली स्कीम ली होगी, तो जो भी आपका कैश पेमेंट ई कैश लेजर के थ्रू आएगा उसका 35% हमको देना पड़ेगा। लेट्स टेक एग्जांपल, आपका लास्ट क्वार्टर का टोटल टैक्स लायबिलिटी 40 होगा, माइनस आपका ITC 15 था, यानी आपका कैश पेमेंट थ्रू ई कैश लेजर 25 लाख था। तो आप फिक्सम मेथड में क्या करोगे, अप्रैल का जब पेमेंट करोगे तो एक्चुअल बेसिस अभी नहीं करना है, आपको फिक्स दे देना है। फिक्स कितना, तो ये जो कैश लेजर का 25 लाख है, 25 लाख का 35% यानी 25 इंटू 35% कितना हुआ, तो यहां पे इंटू 35%, तो 8.75 लाख, इतना 8.75 लाख आपको 25 को दे देना है। मई का भी आपको 8.75 लाख फिक्स देना है, पर जून का नहीं देना है। जून का आपको बाद में एक्चुअल बेसिस पे जब असेसमेंट होगा उतना देना है। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे अब इस क्वार्टर का असेसमेंट करोगे, GSTR 1 तो आप फाइल करोगे, GSTR 1 स्पेशली जून के इनवॉइसेस का प्लस B2C के ऑल 3 मंथ्स के इनवॉइसेस का प्लस पेंडिंग इनवॉइस का जो भी है। अब GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। नाउ अब नेक्स्ट बेटा GSTR 3 भी आप अपना फाइनल असेसमेंट करोगे और 22nd 24th को GSTR 3 भी दोगे, तो आपकी तीनों मंथ की यानी पूरे क्वार्टर की, अप्रैल में और जून, इसकी आपकी लायबिलिटी 7 लाख बनती है। अब ये 7 लाख कैसी बनती है, थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हम करना चाहेंगे। तो ये आपकी 7 लाख की लायबिलिटी बनती है। अप्रैल की आपकी एक्चुअल टैक्स आपने जब असेस किया पूरे क्वार्टर का, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आपने असेस किया तो 15 लाख था, मई का 20 लाख था और जून का 25 लाख था। ऐसे 60 लाख की लायबिलिटी आपकी बनी है। तो ये जो 60 लाख की लायबिलिटी आपकी बनी है, लेस पूरे क्वार्टर का ITC आपके पास 25 लाख था, यानी आपको कैश लेजर से देना था 35 लाख।
लाख, तो ये 35 लाख कैश लेजर से देना था, जिसमें से आप ऑलरेडी पे कर चुके थे 17.5। सर ये 17.5 कहां से आया? तो बेटा आपने यहाँ पे फिक्स सम मेथड में 8.75 ऐसे 17.5 जो है आपने फिक्स सम मेथड में पे किया, तो आपका नेट कितना पेबल आया? 17.5। तो ये नेट 17.5 आपको पे कर देना है, और वो ड्यू डेट को यानी 22 और 25 को आपको पे कर देना है। अगर आपने 17.5 ड्यू डेट को पे नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और वो इंटरेस्ट 18% पर एनम से लगाया जाएगा, क्योंकि ये आपका फाइनल असेस टैक्स था और ये आपने पे नहीं किया पूरे क्वार्टर का, और वो इंटरेस्ट चालू होगा। अगर आपकी ड्यू डेट 22 होगी तो 23 से, और 24 अगर ड्यू डेट होगी तो 25 से इंटरेस्ट चालू होगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो ये हमने एक जनरल प्रोविजन देखी, पर अब मैं माइक्रो लेवल पे जाऊंगा। ये माइक्रो लेवल पे अगर समझा तो ठीक, नहीं तो ओके इग्नोर इट, पर मैं कहूंगा कि ये समझ लो एट फाइनल लेवल, ठीक है। आप इंटर लेवल पे होगे तो ठीक है, जितना समझा इट्स ओके। तो अब यहां पे देखिए, जहां तक देखा जाए माइक्रो लेवल पे आपकी टोटल 3 महीने की यानी अप्रैल में जून 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख ऐसे 60 लाख आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी। और आपका आईटीसी अगर मैं, क्योंकि मैं पूरा असेस कर रहा हूं, तो आईटीसी आपका अप्रैल का 5 लाख, 8 लाख और 12 लाख ऐसे आपका टोटल आईटीसी जो था 25 लाख था, जिसका हमने क्रेडिट लिया। हमने टोटल पे तो देख लिया, अब थोड़ा हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, अप्रैल का आपका आपने जब असेस किया तो आपकी नेट टैक्स पेबल 10 लाख आया, मई का आपका 12 लाख आया। मैं पहले स्पेशली 2 मंथ का लेना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको कितना पे करना था? 10 लाख एक्चुअल बेसिस पे, और मई का कितना पे करना था? 12 लाख। लेकिन आपने फिक्स सम मेथड में कितना पे किया? 8.75 कहां से आया भाई? तो ये हमने 8.75 पे किया फिक्स सम मेथड में। तो अब आपका डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस 1.25 और 3.75। तो सवाल ये आ जाता है कि क्या ये 1.25 या 3.75 जो है, क्या इसका हमें कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्योंकि हमने तो कम पे किया। तो बेटा फिक्स सम मेथड में, आई रिपीट, फिक्स सम मेथड में आपको इसका कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं इस डिफरेंस पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बोला था हमने पे किया, वो 35% या सेकंड ऑप्शन में 100%। हमने जो गवर्नमेंट को बोला था हमने पे किया, हम इंटरेस्ट इसका देंगे नहीं। इन शॉर्ट, आपको ये इंडिविजुअल मंथ के डिफरेंस वगैरह आते तो उसका इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जो फाइनल असेस किया 17.5, ये 17.5 जो है यहां पे ये पे नहीं किया ड्यू डेट को 22 से 24 को, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बेटा एक ऑप्शन और लेता हूं, समझ लो आपकी जो केस टू, एक छोटी से कि केस टू आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 30 लाख थी, यानी ये टोटल पे लेता हूं तो समझने में आसान होगा। देखो समझो तो ठीक है, पर यहां पे टोटल टैक्स लायबिलिटी 30 लाख थी, जिसमें से आपका आईटीसी जो है तीनों मंथ का 15 लाख था, नेट आपको 15 पेएबल था। आपने फिक्स सम मेथड में 17.5 पे किया है, फिक्स सम मेथड में 8.75 और 8.75 यानी आपने 17.5 पे किया है, ठीक है। तो आपने एक्सेस पे कर दिया क्योंकि आपको एक्चुअल देना था 15, ओके, लेकिन आपने 17.5 पे कर दिया, तो आपने एक्सेस पे कर दिया। तो सर ये एक्सेस पे किया तो इसका क्या होगा? तो ये आपको इसका रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, ये नेक्स्ट मंथ में कैरी नहीं होता है दोस्तों। चलिए, ये मैंने जस्ट आपका दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ऑप्शन ले लिया। ये तो था बेटा यहाँ पे फिक्स सम में था। अगर आप यहाँ पे एसएम मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले तो सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होगा कि आपको लास्ट क्वार्टर या लास्ट मंथ को लेना ही नहीं पड़ेगा, आपको एक्चुअल बेसिस पे असेसमेंट करना पड़ेगा। जैसे अप्रैल का जो भी आपका B2B प्लस B2C सप्लाई है, तो आपका जो एक्चुअल टैक्स आता है आपको 3B वगैरह में नहीं देना है, आपको एक जस्ट ब्लैंक पेपर लेना है, अपना एक्चुअल टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे निकालना है। आपको लगता है कि इतना आपको आईटीसी मिलना चाहिए, तो आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड पे 20 - 5 यानी नेट जीएसटी पेबल 15 लाख आया, वो 25 को पे कर दिया। वैसे ही आपने सेकंड मंथ का मई का जो भी आपका एक्चुअल टैक्स आपने सेल्फ असेस किया, लेस आईटीसी 10 लाख रुपए, नेट जीएसटी आपने 20 लाख रुपए पे कर दिया 25 जून को। और जून का तो अभी नहीं करना है, जून का तो आप जब फाइनल असेसमेंट करोगे उसमें ही आ जाएगा। तो चलिए, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 70 लाख आई। अब ये 70 लाख कैसे आई? तो आपका अप्रैल का 20 लाख जो हमने ऑलरेडी देखा, मई का 30 लाख जो हमने ऑलरेडी देखा। देखो अप्रैल का 20 लाख आपने असेस किया था, 30 लाख असेस किया था, तो यहाँ पे 30 लाख और ओके जून का 20 लाख जो अभी फाइनल असेसमेंट में होगा, लेस आईटीसी यानी आपका 15 15 20 और आईटीसी आपके 5 + 10 यानी ऐसे 25 लाख का आईटीसी। तो टोटल आपका 70 लाख हुआ। ओके, 70 माइनस आईटीसी आपका 25 लाख हुआ, यानी आपका पेबल कितना आया बेटा? 45 लाख आया। उसमें से ऑलरेडी आपने यहां पे पे कर दिया बाय सेल्फ असेसमेंट मेथड, कितना पे कर दिया आपने ऑलरेडी? 25 तारीख को 15 लाख प्लस यहां पे 20 लाख यानी 35 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर दिया आपने। तो आपकी लायबिलिटी यहां पे गलती से नील आ गया, आपकी लायबिलिटी बेटा 10 लाख रुपए आएगी, और ये 10 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा ड्यू डेट को। अगर ये 10 लाख रुपए आपने ड्यू डेट को पे नहीं किया तो वो केस में आपको इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट 18% पर एनम ड्यू डेट के डेट नेक्स्ट डे से चालू होगा। ये तो हमने ब्रॉड लेवल पे देख लिया। थोड़ा अब माइक्रो लेवल पे एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। चलो, यहां पे देखो अप्रैल का 20 लाख था, 5 लाख नेट 15 लाख था, और हमने वो 15 लाख यहां पे भी कर दिया था, तो हमारा मैच हो गया। 30 लाख था और वो 30 में से 10 - 20 जो था, हमने 20 पे भी कर दिया, नील। तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, पर कोई रीजन की वजह से, अब ध्यान सुनना, कोई रीजन की वजह से यहां पे डिफरेंस आ जाए, कोई रीजन की वजह से
यहाँ पे डिफरेंस आ जाए। कभी कभी क्या होगा कि हमने जो सेल्फ असेसमेंट किया और कि उसमें कुछ आईटीसी कंसीडर ज्यादा कर लिए या कुछ इनवॉइसेस हमने कंसीडर नहीं किए, ऐसा कभी मिस्टेक हो जाती है। और अगर डिफरेंस अराइज हो जाता है तो ये डिफरेंस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये डिफरेंस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट आपको जो है यहाँ 26 तारीख से, यानी आपने अप्रैल का जो मई को दिया था तो 26 तारीख से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो बेटा यहाँ पे फिक्सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या डिफरेंस है? माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे ये है कि फिक्सम मेथड में इंडिविजुअल मंथ के असेसमेंट में डिफरेंस आता है तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिक्स अमाउंट पे कर रहे हो। लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपको इंडिविजुअल मंथ के इसमें खुदा ना खास्ता यानी कोई रीजन की वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ जाए तो वो केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी एक तरह की अनड्यू हार्डशिप है पर कुछ नहीं कर सकते। तो आपको 3 केसेस है इंटरेस्ट की, मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना चाहूंगा। देखो अगर आपने ड्यू डेट को पे कर दिया, अगर आप देखो यहाँ पे सभी इंटरेस्ट की केसेस समराइज करता हूं। आपने ड्यू डेट को फिक्स सम मेथड में पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद में आपने फाइनल असेसमेंट में जो भी आपकी लायबिलिटी आई फिक्स सम मेथड में ये आपने पे कर दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन आपने ये 17.5 ड्यू डेट को नहीं पे किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम में। और आपने अगर ये जो 8.75 ड्यू डेट को नहीं पे किए तो वहां पे इंटरेस्ट लग सकता है और उसके बाद में डिफरेंस आता है तो यहां इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड में चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने अगर ये ड्यू डेट को पे किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने ये ड्यू डेट को पे नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। ये तो दोनों मेथड में लगेगा। ड्यू डेट को जो 25 तारीख है आपने पे नहीं किया तो वो फिक्स सम मेथड हो या सेल्फ असेसमेंट मेथड हो दोनों में इंटरेस्ट लगेगा। अगर दे दिया तो ठीक है। यहां पे उसके बाद में यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके फाइनल असेसमेंट में इंडिविजुअल मंथ का डिफरेंस आ जाता है तो सेल्फ असेसमेंट मेथड में वहां इंटरेस्ट देना पड़ता है जो फिक्स मेथड में देने की जरूरत नहीं है। और आपका जो फाइनल असेसमेंट में जो लास्ट टैक्स आता है अगर आपने 20 या 24 तारीख को नहीं दिया तो वहां आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक बेटा मैंने चार्ट में टेबल में यहां पे सॉल्व करके दिया है। ओके, इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑन फाइनल असेसमेंट, यानी जब आप 22 या 24 तारीख को यहां पे फाइनल असेसमेंट करोगे तो आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या होगी। तो देखो यहां पे मंथली पेमेंट करते वक्त आपने 25 को पे कर दिया, फिर वो फिक्सम मेथड हो या सेल्फ असेसमेंट मेथड हो तो वो केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन मंथली पे करते वक्त 25 तारीख को आपने अगर कुछ शॉर्ट पेमेंट कर दिया नॉट पेड बाय 25 तो आपको दोनों मेथड में फिक्सम मेथड हो या सेल्फ असेसमेंट मेथड हो आपको 18% इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। फिर फाइनल टैक्स लायबिलिटी में आपके फिक्सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपने 2 मंथ का टैक्स सही ढंग से दिया है, जितना चाहिए था उतना पूरा दे दिया है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन फिक्सम मेथड में अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिक्सम मेथड में ध्यान से सुनिएगा, पहले 2 महीने की लायबिलिटी आपकी हायर थी, फिक्सम मेथड में हायर थी। देखो डिफरेंस आया था, फिक्सम मेथड में हायर थी और आपने जो पे किया ओके पहले 2 मंथ का वो कम फिक्सम मेथड से 8.75 पे किया जबकि लायबिलिटी आपकी 10 लाख थी। तो वो केस में जो डिफरेंस आएगा उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। एक्चुअल आंसर नहीं लाना चाहिए बेटा, ये ऊपर नीचे हो गया, ये वाला पार्ट जो है ये नीचे आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए। चार्ट में आपको करेक्ट करके मिल जाएगा, जो चार्ट आप जहां से डाउनलोड करोगे तो उसमें करेक्ट करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये केस में यहां पे नहीं लाएगा। फिक्सम मेथड में डिफरेंस भी आया तो कोई लायबिलिटी नहीं, लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर आपकी लायबिलिटी एक्चुअल मंथ वाइज हायर आती है और आपने जो सेल्फ असेस किया वो कम पे किया होगा तो वहां आपकी लायबिलिटी आएगी और वो 18% पर एनम से आएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। और जब आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी करते हो जैसे 17.5 लाख था या इधर यहाँ पे 10 लाख रुपए था फाइनल टैक्स लायबिलिटी, या आपने ड्यू डेट को नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा और वो 18% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा इंटरेस्ट लायबिलिटी यहाँ पे क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कि मैनर ऑफ ऑप्टिंग, आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है तो कंपोजिशन स्कीम आप फाइनेंशियल ईयर में कभी भी ऑप्ट कर सकते हो, यानी थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी ऑप्ट कर सकते हो। रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट फॉर एनी क्वार्टर फॉर फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। अब मैं थोड़ा आपको इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बताना चाहूंगा। जैसे जनवरी फरवरी और मार्च में, आई रिपीट, जनवरी फरवरी और मार्च में आपकी कंपोजिशन स्कीम नहीं थी और आप अप्रैल में और जून में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो, यानी ये क्वार्टर में आप ऑप्ट करना चाहते हो, सॉरी कंपोजिशन नहीं या क्यूआरएमपी स्कीम, ये क्यूआरएमपी स्कीम आप ऑप्ट करना चाहते हो ये क्वार्टर में। तो अगर आप ये क्यूआरएमपी स्कीम यहाँ पे ऑप्ट करना चाहते हो, लास्ट क्वार्टर में नहीं था, तो आपको ऑप्ट करने का एप्लीकेशन कब देना पड़ेगा? तो इस क्वार्टर के स्टार्ट होने के 2 महीने पहले, यानी आपके पास ऑप्शन कब है, आप यहाँ फेब में कभी भी ये 2 महीने पहले एप्लीकेशन दे सकते हो ओके कि भाई मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में क्यूआरएमपी स्कीम लेना है। या फिर ये क्वार्टर चालू भी हो गया होगा तो डरो मत, आप क्वार्टर चालू भी हो गया पर इस क्वार्टर में आपको अप्रैल और टाइम दिया, यानी आप 30 अप्रैल के यानी इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ भी ऑफ ले सकते हो। यानी आपके पास 3 महीने कैसे? क्वार्टर स्टार्ट होने के 2 महीने पहले, या क्वार्टर स्टार्ट हो गया होगा तो भी 30 अप्रैल के पहले अगर आप यहां पे अप्लाई कर देते हो फॉर क्यूआरएमपी स्कीम तो आपको मिल जाएगी। इज इट क्लियर?
यहाँ पे तो 2 महीने पहले या इस क्वार्टर का पहला महीना, तब तक आप ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर अप्रैल निकल गया तो फिर ये क्वार्टर आपको छोड़ देना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ही जाना पड़ेगा। ये आपका एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर मेन इंपॉर्टेंट बातें सारी हमारी डिस्कस हो चुकी है। तो ये रिवीजन में जितना पॉसिबल था, जितना डिटेल में पॉसिबल था बेटा, मैंने रिवाइज किया। सो आई होप आपको ये रिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। QRMP स्कीम हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, इसको फटाफट देख लेना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।